हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग लास्ट जो डिस्कस कर रहे थे वो किंगडम माइकोटा के अंदर हम लोगों ने सम बेसिक प्रॉपर्टी उसकी डिस्कस की थी। आगे हम लोग टुडे नेक्स्ट कंटिन्यूटी किंगडम माइकोटा हम लोग रनिंग स्टार्ट करते हैं। आपके रेगुलर टॉपिक है, उसी के आगे हम लोगों को डिस्कशन करना है बेटा। तो उसके अंदर आप लोगों को क्या मेंशन करोगे बेटा? नेक्स्ट आप लोगों के जो कंसेप्ट लिखने हैं वो आप लोग नोट डाल के लिखने हैं। जगत माइकोटा हम लोगों के रनिंग टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम लोगों को नोट करने हैं वो स्पेसिफिक पॉइंट के रिगार्डिंग हम लोगों को डिस्कस करने हैं। और वो हम लोगों ने बेटा डिस्कस किए थे कि जो कवक तंतु होते हैं हाइपा या हाइपी, जिन्हें हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने देखे थे वो दो प्रकार के देखे थे। एक हम लोगों ने देखे थे बेटा कैसे होते हैं, पट रहित होते हैं, और एक होते हैं पटयुक्त। सेप्टेट और नॉन सेप्टेट की हम लोगों ने बेटा बात की थी। तो हम लोग कह रहे हैं कि जो पटयुक्त कवक तंतु होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। पटयुक्त कवक तंतु निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप की यदि हम लोग बेटा बात करें तो वो आप लोगों के पूर्ण पट, कंप्लीट सेप्टा की हम लोग बात कर रहे हैं। यदि हम लोग दूसरे प्रकार के पट की बात करें तो सरल छिद्र वाले पट, यानी सेप्टा जो होता है, जैसे ये आपके क्या था बेटा, माइसीलियम था। इस माइसीलियम के इस तरह एक तो ये है, तो ये तो हो गया एक पूर्ण पट। और यदि इसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे छिद्र हों तो उसे सरल छिद्र वाले क्या बोलेंगे बेटा? सेप्टा बोलते हैं। तो ऐसे भी आप लोगों के माइसीलियम हो सकता है। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं और वो है आप लोगों के डोलोपोर। डोलोपोर छिद्र सेल बायो के अंदर भी आप लोग देखते हो इसी तरह के पोर बनते हैं, छिद्र बनते हैं। तो यदि इन पर क्या हो जाए, अतिवृद्धि कर जाए या पदार्थ का जमाव हो जाए तो इस तरह से बन जाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है डोलोपोर पट। क्लियर? छिद्र वाले पट होंगे। सरल छिद्र वाले जो पट होते हैं ये आपके एस्कोमाइसिटीज, ये आपके कवकों के वर्ग हैं, 4 वर्ग होते हैं, आगे मेंशन करेंगे। तो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर इस प्रकार के कवक तंतु पाए जाते हैं। और यदि हम लोग बात करें बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर, बेसिडियोमाइसिटीज, तो बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर डोलो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। क्लियर? ये आप लोगों को बेटा यहाँ मेंशन करना है। आगे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं बेटा वो हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि जो आप लोगों के क्या होते हैं, अधिकांश कवक जो होते हैं अपने जीवन काल के अंदर 2 प्रकार के कवक तंतु अवस्था से गुजरते हैं। तो क्या मेंशन करना है? अधिकांश कवक अपने जीवन काल में दो अलग अलग तंतु अवस्था से गुजरते हैं। पहली जो तंतु अवस्था होती है बेटा वो होती है आपके कायिक अवस्था, वेजिटेटिव स्टेज से गुजरेंगे। और दूसरी अवस्था जो उसके अंदर आएगी बेटा
वो जन्निक अवस्था आएगी, रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, जन्निक अवस्था से हो जाते हैं। क्लियर? या तंतु बोल सकते हैं उनको हम लोग, कायिक तंतु होंगे और जन्निक तंतु होते हैं। क्लियर? आगे हम लोग बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पर बात करने वाले हैं, और यहाँ से भी कई बार क्या होता है, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और वो क्वेश्चन बेटा क्या पुटअप किया जाता है, दो कंसेप्ट आते हैं। एक आता है बेटा होलोकार्पिक माइसीलियम, यानी पूर्णकालिक कवक जाल। और एक कंसेप्ट आता है बेटा होलोकार्पिक और यूकार्पिक। माइसीलियम यानी अंशकालिक कवक जाल। इसमें क्या होता है बेटा, शब्द से समझने की कोशिश करें आप लोग। एक शब्द आपके माइंड में यहाँ पर आ रहा है पूर्णकालिक, और एक आ रहा है अंशकालिक। कवक जाल माइसीलियम क्या होता है, कवकों का जो शरीर होता है, थैलस या जो सुकाय होता है, उसे बेटा क्या कहा जाता है, कवक जाल हम लोग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कवक जाल बोला जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब किसी कवक के अंदर जो कायिक कवक जाल होगा, यदि वो पूरा का पूरा कायिक कवक जाल, पूर्ण कवक जाल ही क्या हो, जन्निक कवक जाल के अंदर परिवर्तित हो जाए। जब किसी कवक के अंदर जो कायिक कवक जाल होता है या जो कायिक कवक तंतु होता है, वो पूरा का पूरा ही बेटा क्या हो, जन्निक कवक जाल या कवक तंतु के अंदर परिवर्तित हो जाता है, तो उसे पूर्णकालिक कवक जाल कहा जाता है। और उसमें से केवल कुछ भाग ही, कुछ कोशिकाएं ही उस कवक जाल की, कायिक तंतु की कुछ कोशिकाएं ही जन्निक भाग में परिवर्तित हों, तो उसे अंशकालिक कवक जाल। अंश यानी कुछ भाग, कुछ हिस्से की बात कर रहे हैं। पूर्ण यानी पूरा का पूरा माइसीलियम ही कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव माइसीलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना बेटा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको, होलोकार्पिक का मतलब क्या होता है और यूकार्पिक का मीन्स क्या होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? आगे चले तो ये बेसिक कुछ कंसेप्ट थे जो आगे हम लोगों ने मेंशन किए बेटा नोट डाल के। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट के फॉर्म में आपको आगे याद रखने हैं किंगडम माइकोटा के अंदर। आगे हम लोग बेटा बढ़ते हैं किंगडम माइकोटा के अंदर, और हमें जो लास्ट डिस्कशन की बारे में बातें करनी है, वो दो मेजर टॉपिक हैं अब आपके। फर्स्ट मेजर टॉपिक इसके अंदर आता है रिप्रोडक्शन, और सेकंड आता है क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग जो टुडे डिस्कस करने वाले हैं बेटा, आज के इस क्लास के अंदर हम जो मेजर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रिप्रोडक्शन इन फंजाई या माइकोटा डिस्कस करने वाले हैं, कि कवकों के अंदर, माइकोटा जगत के सदस्यों के अंदर जो जनन है वो किन किन विधियों के द्वारा हो सकता है। तो नेक्स्ट गो आप लोगों को क्या हेडिंग मेंशन करनी है यहाँ पर, कवकों में जनन, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो बेटा कवकों के अंदर, क्योंकि कवक पादप हैं और पादपों में सामान्यतः 3 विधियों के द्वारा जनन होता है, तो इसमें भी 3 विधियों के द्वारा जनन होता है। पहली विधि जो होती है बेटा वो है आप लोगों के कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरी जो विधि है वो है बेटा आप लोगों के अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो तीसरी विधि है बेटा वो क्या है आप लोगों के लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो माइकोटा जगत के सदस्यों के अंदर इन तीनों विधियों के द्वारा जनन होता है। पहली कायिक जनन, दूसरी अलैंगिक जनन और तीसरी है लैंगिक जनन।
जबकि जीवाणुओं में हमने केवल के दो विधियों की बात की थी बेटा, एक अलैंगिक जनन और एक आपके आनुवांशिक पुनर्योजन, क्योंकि वास्तविक लैंगिक जनन का वहाँ पर क्या था, अभाव था। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करते हुए चलना है बेटा कंसेप्टों को। यहाँ हम लोग बेटा बात करते हैं कायिक जनन। तो सामान्यतः कवकों के अंदर जो कायिक जनन होता है बेटा, वो कई विधियों के द्वारा होता है। जैसे कायिक जनन की पहली विधि हम लोग यदि बात करें बेटा, तो वो है आप लोगों के विखंडन द्वारा वाय फ्रैगमेंटेशन। दूसरी विधि की यदि हम लोग बात करें तो मुकुलन द्वारा बाय बडिंग। और यदि हम लोग तीसरी विधि की बेटा बात करना चाहें तो खंडन, वास्तव में है विखंडन ही वही, लेकिन खंडन या द्विविभाजन बोल सकते हैं रियलिटी में, क्योंकि फिजन का टाइप है। फिजन दो प्रकार का होता है, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। तो अंग्रेजी टर्म जो होती है बेटा वो क्या है, फिजन है। क्या होता है विखंडन द्वारा? विखंडन में क्या होगा बेटा, खुद पता चल रहा है हमें कि इस विधि के अंदर जो कवक जाल होगा, माइसीलियम होगा, वो एक विशेष परिस्थिति के अंदर क्या होगा, छोटे छोटे कवक तंतुओं के अंदर टूट जाएगा। यही होगा ना भाई। मकान बनाया अपन लोगों ने, मकान किससे बनाया, सीमेंट बजरी ईंटों से पत्थरों से बनाया। यदि वो मकान टूटेगा तो जिससे बनाए उसी में तो टूटेगा। तो कवक का निर्माण कवक जाल से हुआ है, कवक जाल का निर्माण कवक तंतुओं से हुआ है। तो जब ये एक परिस्थिति आएगी, अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति जब आती है, तब ये जब टूटते हैं तो टूटने पर ये छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और फिर प्रत्येक खंड से एक नए कवक जाल का, कवक तंतु का बेटा क्या होता है, निर्माण होता है। और इसी विधि को कहा जाता है विखंडन विधि। कायिक जनन की इसी विधि को क्या कहा जाता है बेटा, विखंडन विधि कहा जाता है। आगे देखें हम लोग मुकुलन के द्वारा। मुकुलन क्या होता है बेटा, सामान्यतः ये जो कायिक जनन की विधि है, ये आप लोगों के केवल एक यीस्ट जो एक कोशिकीय कवक में अपन लोगों ने लिखा था ना, उसके अंदर होती है। यीस्ट में मुकुलन विधि के द्वारा कायिक जनन होता है। अब यीस्ट में कैसे होगा बेटा, ये सपोज करो आप लोगों के यीस्ट है, इस तरह से ये क्या है, यीस्ट है बेटा। अब इस यीस्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मुकुल का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या होता है, मुकुल का निर्माण होता है। मुकुल वड का फॉर्मेशन होता है। वड क्या होता है, तो इसका जो शरीर है, एक कोशिकीय जो शरीर है, इसमें से जो अंदर भरा हुआ तरल है, जो जीव द्रव्य है, वो बाहर की ओर अतिवृद्धि करता है और एक अतिवृद्धि के रूप में बाहर क्या होता है, निकल जाता है। तो इस प्रकार से बेटा धीरे धीरे अपन लोग देखते हैं कि इसके अंदर आप लोगों के इस तरह से एक छोटी सी अतिवृद्धि निकल के आती है। अब ये जो अतिवृद्धि बनी है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मुकुल कहा जाता है। यानी जीव द्रव्य अतिवृद्धि जो होती है उसी को क्या कहा जाता है, मुकुल कहा जाता है। अब ये अतिवृद्धि धीरे धीरे बढ़ेगी, ये धीरे धीरे ग्रो करती जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये धीरे धीरे ग्रो करके अपने आकार में बढ़ जाती है और इस तरह से ये हो जाती है। क्लियर? अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि जब ये मुकुल इस पैतृक शरीर से, इस पैतृक माइसीलियम से क्या होगा बेटा, इस पैतृक माइसीलियम से क्या होता है, अलग होता है। जब ये जीव शरीर पर निर्मित कवक जाल के ऊपर निर्मित जो क्या है, मुकुल है, वड है, ये यदि सेपरेट होगा तो इससे नए कवक जाल का, कवक तंतु का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है।
लिख लिया। और जब ये अलग हो रहा होता है तो तब क्या होता है बेटा, जैसे ही ये मुकुल इस पैतृक शरीर से अलग हो रहा होता है तो उस समय इसके अंदर पाए जाने वाला जो केंद्रक है वो समसूत्री विभाजन करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है, जिससे ये केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है। एक केंद्रक तो इसमें रह जाएगा कुछ भाग, और कुछ भाग इस मुकुल के अंदर चला जाता है, जिससे नए जीव में भी, नए माइसेलम में भी कवक आ जाता, केंद्रक आ जाता है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग मुकुलन की क्रिया को देखते हैं किसके अंदर बेटा, यीस्ट के अंदर। आगे हम लोग विखंडन या द्विभाजन की बात करते हैं। तो इसके अंदर बेटा क्या होता है कि ये भी अपने आप में एक प्रकार से विखंडन है, बस डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर जो कवक का पैतृक शरीर है, कवक जाल है, माइसीलियम है, वो दो समान भागों में, दो समान खंडों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक खंड से नए कवक तंतु या कवक जाल का निर्माण होता है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कहा है कि जो कवक होते हैं उन कवकों के अंदर जो कायिक जनन है ये विखंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा और खंडन या द्विभाजन के द्वारा क्या होता है बेटा, संपन्न होता है। क्लियर? चले आगे चलते हैं। अगले हम लोग दूसरे जनन की विधि की बात करते हैं, और ये जनन की जो दूसरी विधि है, सेकंड मेथड है, ये क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जनरली इम्पोर्टेंट मेथड है। तो लैंगिक जनन, अलैंगिक जो जनन है ये भी आप लोगों के, यदि हम लोग बात करें तो अलैंगिक जनन मुख्यतः बीजाणुओं के द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है। कवकों के अंदर विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है, और इन बीजाणुओं के द्वारा ये अलैंगिक जनन होता है। और इन बीजाणुओं का जो निर्माण होता है बेटा, वो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा इन बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब हम लोग बेटा बात करते हैं कि कवकों के अंदर विभिन्न प्रकार के बीजाणु बनते हैं। इसका मतलब अलैंगिक जनन निम्न की विधियों के द्वारा हो सकता है, उन बीजाणु के द्वारा हो सकता है। पहले प्रकार की यदि हम लोग बेटा बात करें तो वो फर्स्ट टाइप है आप लोगों के स्पोरेंजियो स्पोर। दूसरे प्रकार के यदि हम लोग बीजाणुओं की बात करें तो वो है बेटा आप लोगों के कॉनिडिया, कॉनिडिया। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, है ना। थर्ड मेथड की यदि हम लोग बेटा बात करके चले तो वो आपकी आती है ओइडिया। और चौथे प्रकार के मेथड की बात करें, चौथे प्रकार के बीजाणु की जो कवकों के अंदर निर्मित होते हैं उन्हें कहा जाता है क्लेमाइडो स्पोर, क्लेमाइडो बीजाणु। तो बेटा ये विभिन्न प्रकार के जो बीजाणु हैं, जैसे लाइक स्पोरेंजियो स्पोर, कॉनिडिया, ओइडिया, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है क्लेमाइडो स्पोर। ये बेटा कवकों के अंदर या कवक के कवक जाल के ऊपर बेटा ये क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। क्लियर? सबसे पहले हम लोग बेटा बात करते हैं स्पोरेंजियो स्पोर की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो किसके बारे में करते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसको पढ़ें क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियो जो बीजाणु होते हैं, इन बीजाणुओं का निर्माण जिस रचना के अंदर होता है उस रचना को कहा जाता है बीजाणुधानी स्पोरेंजिया। उस रचना को क्या कहा जाता है, स्पोरेंजिया। इसका मतलब इनका जो निर्माण होगा वो कहाँ होगा, बीजाणुधानी में होता है। स्पोरेंजियो स्पोर का निर्माण किस में होगा, स्पोरेंजिया के अंदर होता है। क्लियर? और इन स्पोरेंजिया का निर्माण कहाँ होगा,
तो इनका निर्माण, इन बीजाणुधानियों का जो निर्माण होगा वो कवक तंतुओं के शीर्ष पर होता है, कवक तंतुओं के शीर्ष पर होता है, उसके टॉप पार्ट पर, एपिकल पोजीशन पर इन स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। आगे बात करते हैं बेटा हम लोग, और जिन शीर्ष पर होगा, कवक तंतुओं के जो शीर्ष वाले भाग पर जहां बीजाणुधानी विकसित हो रही होंगी, जैसे ये कवक तंतु, इसके शीर्ष वाले भाग पर ये मैं कह रहा हूं ये बीजाणुधानी डेवलप हो रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा, क्योंकि ये बीजाणुधानी को बेटा धरे हुए हैं, उसको धारण किए हुए हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, जिसे बीजाणुधानीधर कहा जाता है, जिसे बीजाणुधानी धर कहा जाता है, स्पोरेंजियो फोर कहा जाता है। क्लियर। अब हम लोग कह रहे हैं बेटा कि स्पोरेंजियो फोर के ऊपर जो स्पोरेंजिया डेवलप हो रही है, इन स्पोरेंजिया के अंदर मेनी स्पोरेंजियो स्पोर डेवलप होते हैं, अनेक स्पोरेंजियो स्पोर का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर। आगे हम लोग क्या कह रहे हैं कि जैसे ही ये स्पोरेंजिया, जिसके अंदर स्पोरेंजियो स्पोर डेवलप हो रहे हैं, जैसे ये बीजाणुधानी स्फुटित होगी, फूटेगी, उसका ब्लास्ट होगा, तो उससे क्या निकलेंगे, स्पोरेंजियो स्पोर ही तो निकलेंगे बेटा। जैसे आप लोग पानी की मटकी के अंदर पानी भरते हो, यदि दूध भरते तो दूध निकलता, पानी भरो तो पानी निकलेगा। तो वही बात आ रही है कि जब आप लोगों ने स्पोरेंजिया की बात की, तो स्पोरेंजिया में स्पोरेंजियो स्पोर का डेवलप होता है। जब स्पोरेंजिया का डेहिसेंस होगा, उसका ब्लास्ट होगा, वो स्फुटित होगी, तो क्या निकलेगा, स्पोरेंजियो क्या निकलेंगे, स्पोरेंजियो स्पोर्स निकलते हैं। और वे स्पोरेंजियो स्पोर्स फिर आगे क्या होंगे बेटा, अंकुरित होते हैं। ये क्या होंगे, अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होकर वापस से क्या कर देते हैं, कवक जाल का निर्माण कर देते हैं। जिस कवक जाल पर ये बीजाणुधानियों का निर्माण हुआ, उन्हीं बीजाणुधानियों से वापस से क्या बन गए बेटा, उन्हीं बीजाणुओं से वापस से क्या बन गए, कवक जाल का निर्माण हो गया। यही तो जनन होता है, अपने समान संतति का निर्माण करना। तो इसने अपनी जैसी स्ट्रक्चर बनाई या नहीं बनाई, कवक जाल पर ये डेवलप हुई, कवक जाल ही इसने वापस से बना दिया, प्रोड्यूस कर लिया। तो यही आप लोगों के जनन होता है बेटा। क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बेटा क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्पोरेंजियो स्पोर होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। स्पोरेंजियो स्पोर जो होते हैं बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। एक स्पोरेंजियो स्पोर होते हैं आप लोगों के जू स्पोर्स, और एक होते हैं एप्लानो स्पोर्स। एक चल बीजाणु और एक अचल बीजाणु। बात की थी हम लोगों ने, क्योंकि चल बीजाणु किसके कारण होंगे, खुद बढ़ा रहा चल यानी मोटाइल किसके कारण होंगे, कशाबिका की उपस्थिति के कारण। फ्लैजिला उनके अंदर प्रेजेंट होगी, तो कशाबिकाओं की उपस्थिति के कारण ये क्या होते हैं बेटा, गतिशील होते हैं। तो कुछ गतिशील बीजाणुओं का निर्माण होगा, और उन्हें क्या बोला जाएगा, जिसमें निर्माण होगा उनको, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि ये स्पोरेंजियो जो आपके स्पोर है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होंगे आप लोगों के कौन से, जू स्पोर्स। एक तो कौन से बने, जू स्पोर्स बने, और एक बनेंगे आपके एप्लानो स्पोर्स। चल बीजाणु और एप्लानो स्पोर यानी अचल बीजाणु। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, इन जू स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होगा, जू स्पोरेंजिया में होगा। जू स्पोरेंजिया कहाँ डेवलप हो रही होगी, माइसीलियम के कवक तंतुओं के शीर्ष पर, टॉप पर, और जिस पर डेवलप होगी उसे क्या बोलेंगे, जू स्पोरेंजियो फोर। और इस जू स्पोरेंजिया के अंदर मेनी जू स्पोर डेवलप होते हैं, वो अंकुरित होंगे, उनसे वापस से कवक जाल बन जाएगा। यही बात कंसेप्ट चलेगी।
आगे बोल रहे हैं एप्लानोस्पोर्स ये अगतिशील होते हैं क्योंकि इनमें कसाविकाएं अनुपस्थित होती है। अब इन एप्लानोस्पोर का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो किस में होगा बेटा, एप्लानोस्पोरेंजियोफोर के एप्लानोस्पोरेंजिया के अंदर होगा, क्लियर, और उसके अंदर एप्लानोस्पोर्स डेवलप होंगे। तो इस तरह से आपको कंसेप्ट याद रखना है, क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन, कॉनिडिया इम्पॉर्टेंट अकाउंट है इसलिए क्योंकि 12th के लेसन फर्स्ट में भी आपके मेंशन है ना, तो याद रखनी है बेटा। पेनिसिलियम के अंदर, पेनिसिलियम एक कवक होता है पेनिसिलियम, तो उसके अंदर इस कॉनिडिया बनते हैं। क्या होते हैं बेटा, कॉनिडिया क्या होता है, तो हम लोग बात करते हैं कि जो कॉनिडिया होता है, कॉनिडिया का जो निर्माण होता है वो कॉनिडियोफोर पर होता है, क्योंकि इनका एक्सोजीनस डेवलपमेंट होता है। पहली बात तो हम लोगों को ये समझनी है, एक्सोजीनसली ओरिजिन होता है इनका, बहिर्जात उद्गम होता है, ये बाहर बनते हैं, जबकि स्पोरेंजियो जो स्पोर होते हैं ये एंडोजीनसली होते हैं, ओरिजिन के बेस पर एंडोजीनसली होते हैं, अंदर होगा क्योंकि स्पोरेंजिया के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। और यहाँ क्या कहा बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या होगा बेटा आप लोगों के, कि जो माइसीलियम है, ये सपोज करो आप लोगों के क्या है, माइसीलियम है, इस माइसीलियम पर इस तरह से सबसे पहले ये आप लोगों के क्या डेवलप होगी, कॉनिडियोफोर डेवलप होता है। ये क्या है, कॉनिडियोफोर डेवलप होता है। और अब इस कॉनिडियोफोर पर इस तरह से गोलाकार श्रृंखलाबद्ध रूप में अनेक रचनाएं बनती है जिन्हें कॉनिडिया बोल दिया जाता है। तो ये उत्पत्ति में कैसी बेटा, बहिर्जात बाहर की ओर उद्गम हो रहा है, जबकि यहाँ अंदर होगा। जैसे माइसीलियम है और इस माइसीलियम के अंदर ये आप लोगों की स्ट्रक्चर बनी, तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में बेटा ये स्पोर्स बनते हैं, तो इसलिए इसको एंडोजीनसली बोलेंगे। जबकि कॉनिडिया का डेवलपमेंट कॉनिडियोफोर के ऊपर श्रृंखलाबद्ध रूप में होता है और एक्सोजीनसली होता है, क्लियर। एग्जाम्पल आप लोगों को क्या याद रखना है, पेनिसिलियम। अब जो बेटा ये कॉनिडिया बने हैं, ये जैसे इस माइसीलियम से कॉनिडियोफोर से सेपरेट होंगे, अंकुरित होंगे, अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण कर देंगे। तो ये तो बेसिक बात है। आगे बात करते हैं ओइडिया। क्या होता है बेटा ओइडिया, तो इसका जो निर्माण होता है बेटा, ओइडिया का जो निर्माण होता है वो भी किस पर होगा, कवक तंतुओं के ऊपर होता है और पोषण की अधिकता में होता है। पोषण की अधिकता के अंदर इसका निर्माण होगा और इस अवस्था को, जो ओइडिया की जो चेन बनेगी उसको क्या बोला जाता है, टोरूला। तो याद रखना टोरूला क्या है, ओइडिया की चेन को क्या कहा जाता है, टोरूला कहा जाता है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलें आगे, क्लेमाइडोस्पोर्स पर चलते हैं ना। ये दो मेजर इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर याद रखना है। हम लोग बात करते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होते हैं बेटा, तो क्लेमाइडोस्पोर्स जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है, इनका जो निर्माण होता है वो विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है और इनके चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है। तो जो मोटी भित्ति युक्त जो बीजाणु होंगे उन्हें क्लेमाइडोस्पोर्स कहा जाता है। उन्हें मोटी भित्ति युक्त जो कवकों के अंदर जो बीजाणु बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, क्लेमाइडोस्पोर्स कहा जाता है, क्लेमाइडो बीजाणु कहा जाता है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने ये अलैंगिक जनन कवकों के अंदर देख रहे हैं कि अलैंगिक जनन स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा, कॉनिडिया के द्वारा, ओइडिया के द्वारा, क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा, जूस्पोर्स भी आएंगे, एप्लानोस्पोर्स भी अपन लोगों ने डिस्कस किए थे। तो ये आप लोगों को एक पूरा चार्ट यहाँ पर मेंशन है, तो ये जनरल अकाउंट आप लोगों को माइंड में सेट करनी है। तो ये आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो ये बेटा आप लोगों ने देखा था अलैंगिक जनन। आगे बढ़ते हैं अपन लोग किसकी ओर बेटा, लैंगिक जनन की ओर।
कि माइकोटा जगत के सदस्यों के अंदर, कवकों के अंदर जो लैंगिक जनन है, और लैंगिक जनन आप लोग बेटा जानते हो युग्मकों के द्वारा होता है। और जो कवकों के अंदर जो गैमेट बनेंगे वो गैमेटेंजिया के अंदर बनते हैं। इनका जो निर्माण होता है बेटा वो कहाँ होता है? गैमेटेंजिया के अंदर होता है। तो लैंगिक जनन जो होगा वो युग्मकों के द्वारा होता है। पहली कंसेप्ट तो किसके द्वारा होगा? युग्मकों के द्वारा होता है। और इन युग्मकों का निर्माण जो होगा गैमेटेंजिया में होता है। क्लियर? यानी गैमेटेंजिया यानी युग्मक बनने का स्थान है, जैसे पुंधानी और अंडधानी के फॉर्म में। इनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि कवकों के अंदर जो लैंगिक जनन होता है कई विधियों के द्वारा होता है, लेकिन ऑल ओवर यदि हम लोग बेटा बात करें तो लैंगिक जनन 3 अवस्थाओं में पूरा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई कंप्लीट इन फॉलोइंग 3 फेज या 3 स्टेज। क्लियर? हम लोग यहाँ पर उनको मेंशन करते हैं। कि जो कवक हैं बेटा इनके अंदर जो लैंगिक जनन है वो 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। लैंगिक जनन की अवस्था है। तो बेटा लैंगिक जनन की हम लोग बता रहे हैं 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था जो होती है वो है आपके प्लाज्मोगेमी। दूसरी अवस्था जो होती है बेटा आप लोगों के वो है कैरियोगेमी। और तीसरी अवस्था जो है वो है आप लोगों के मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। क्या है इसको हम लोग बेटा एक डायग्रामेटिक बात से समझते हैं कि प्लाज्मोगेमी जो होती है बेटा ये लैंगिक जनन की पहली अवस्था होती है। प्लाज्मोगेमी जो है ये लैंगिक जनन की पहली अवस्था होती है। इसके अंदर 2 जनन कोशिकाएं होती है। इस प्लाज्मोगेमी में सबसे पहले क्या होती है? ये 2 जनन कोशिकाएं हैं। जनन कोशिकाएं तो इसका मतलब अगुणित होंगी, तो ये जनन कोशिकाएं हो गई। सबसे पहले क्या होगा? ये दोनों जनन कोशिकाएं आपस में मिलेंगी, क्योंकि इनका प्लाज्मोगेमी का मतलब यही होता है। प्लाज्मोगेमी का मतलब जीव द्रव्य संलयन है। तो इन जनन कोशिकाओं का जो प्रोटोप्लास्ट है बेटा वो फ्यूज होगा, यानी ये दोनों कोशिकाएं आपस में क्या होती है बेटा? फ्यूज हो जाती है। क्या होती है? फ्यूज होती है। इसका मतलब प्लाज्मोगेमी होती है। और जब प्लाज्मोगेमी होगी तो इससे केवल एक कोशिका बनेगी, उनका केंद्रक आपस में नहीं संलेत होता, तो केंद्रक तो उनका अलग अलग रहेगा बेटा, क्योंकि केवल प्लाज्मोगेमी हुई है ना कि कैरियोगेमी हुई। जब कैरियोगेमी होगा जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। तो यह लैंगिक जनन की प्रथम अवस्था है, जिसमें जो 2 अलग अलग क्या होती हैं? जनन कोशिकाएं होती हैं, वो आपस में एक दूसरे से संयुक्त होती हैं और संयुक्त होती हैं, लेकिन इनका केंद्रक इसमें संयुक्त नहीं होता है। और संयुक्त होने के बाद अब एक ही कोशिका बनती है जिसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं, इसलिए बाई न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई। अब इस कोशिका को जो कहा जाएगा उसको बेटा बाई न्यूक्लिएटेड या डाइकैरियोन कहा जाता है। द्विकेंद्र की अवस्था कहा जाता है, द्विकेंद्र की कोशिका कहा जाता है। क्लियर? अब क्या होगा बेटा? अब आगे चल के हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इस कैरियोगेमी में, इस डाइकैरियोन अवस्था के अंदर जो एक कोशिका के अंदर जो 2 केंद्रक हैं, वो दोनों केंद्रक आपस में क्या होंगे? मिलेंगे। कैरियोलॉजी पढ़ते हैं आप लोग, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी होती है। और गेमी का मतलब होता है फ्यूजन।
तो न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। अब इस कोशिका के दोनों केंद्रक आपस में मिल जाएंगे, तो अब इनमें न्यूक्लियस में फ्यूजन होगा। कैरियोगेमी में क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? इनका फ्यूज होता है। इसका मतलब कैरियोगेमी होती है। क्लियर? तो जब कैरियोगेमी होगी तो आपस में ये इस प्रकार से कोशिका में दोनों केंद्रक आपस में मिल जाएंगे, तो यही तो आएगी। इसका मतलब अब जो ये अवस्था बनी है इसको क्या बोलेंगे? सिनकैरियोन बोल देंगे, क्योंकि कैरियोन न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन हो गया बेटा। अब इस सिनकैरियोन अवस्था में क्या होगा? मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे ये द्विकेंद्रित अवस्था ये वापस से क्या बन जाएगी? एन के अंदर क्या हो जाती है बेटा? परिवर्तित। फिर वापस से ये आपस में फिर फ्यूज होंगे। इस तरह से बेटा लैंगिक जनन की क्रिया चलती है। क्लियर? इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई क्या होता है? कंप्लीट होता है इन तीन अवस्थाओं के अंदर, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस के रूप में। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे बढ़ें, चलते हैं। तो लैंगिक जनन की हम लोग बेटा बात कर रहे हैं। कवकों के अंदर जो लैंगिक जनन होता है वो तीन अवस्थाओं में पूरा होता है। कैसे होता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम लोग जो डिस्कशन करने वाले बेटा वो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कवकों के अंदर जो लैंगिक जनन की कई विधियां होती हैं। अब लैंगिक जनन की विधियों की हम लोगों को बेटा बात करनी है। तो लैंगिक जनन की विधियां नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कशन करने वाले बेटा अब वो किसके बारे में करने वाले हैं? लैंगिक जनन की विधियों के बारे में करने वाले हैं। लैंगिक जनन की विधियां यानी कवकों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन मेथड से होगा। तो उसमें पहली मेथड हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो गैमेटेंजियल कांटेक्ट के द्वारा, गैमेटेंजियल ना युग्मक की ये संपर्क के द्वारा। क्लियर? अब देखिए बेटा क्या है कांटेक्ट का मतलब संपर्क है। यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि जो गैमेटेंजिया जहां पर गैमेट बनेंगे तो इस विधि के अंदर जो गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन होगा यानी नर जननांग जो बनेंगे। गैमेटेंजिया का मतलब होते हैं जननांग। कवकों के अंदर बनने वाले उन जननांगों को गैमेटेंजिया कहा जाता है। नर जननांग पुंधानी के रूप में और मादा जननांग स्त्रीधानी या अंडधानी के रूप में कवकों में विकसित होता है बेटा। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है कि कवकों के अंदर नर जननांग नर गैमेटेंजिया पुंधानी एंथ्रिडियम होती हैं, जबकि मादा जननांग जो मादा गैमेटेंजिया होती है बेटा वो आपके अंडधानी होती है। क्लियर? आगे बढ़े। अब हम लोग बेटा जो बात करने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं कि ये आप लोगों के बेटा दो कवक जाल हैं। ये दो अलग अलग क्या हैं? कवक जाल हैं। माइसीलियम है ये कवक जाल, ये कवक जाल है। अब इन दोनों कवक जालों के ऊपर बेटा क्या होगा? गैमेटेंजिया विकसित होगी। इस एक पर नर और एक पर मादा। तो नर जननांग अभी जस्ट बोले थे पुंधानी के रूप में विकसित होंगे और मादा जननांग होंगे वो अंडधानी उगोनियम के रूप में विकसित होंगे। ये पुंधानी और अंडधानी का निर्माण हो जाता है। अब इस पुंधानी के अंदर बेटा नर युग्मक होते हैं। नर युग्मक बनेंगे पुंनु के रूप में और अंडधानी के अंदर अंड कोशिका बनेगी, एग सेल बनेगी। तो पुंधानी में मेल गैमेट होगा, इसका मतलब मेल न्यूक्लियस होगा ये, और इधर फीमेल न्यूक्लियस होगा, क्योंकि ये सेल तो है कोशिका है तो न्यूक्लियस होगा। क्या कह रहे हैं हम लोग कि इस विधि के अंतर्गत दो अलग अलग कवक जालों के ऊपर क्या होते बेटा?
अलग अलग जननांग गैमेटेंजिया विकसित होते हैं। एक कवक जाल के ऊपर नर जननांग नर गैमेटेंजिया पुंधानी के रूप में विकसित होता है, और दूसरा जो आपके कवक जाल होता है उसके ऊपर क्या होता है बेटा, आप लोगों के मादा गैमेटेंजिया अंडधानी ऊगोनियम के रूप में विकसित होती है। क्लियर? पुंधानी के अंदर पुंगनुओं का निर्माण होता है, अंडधानी के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंड कोशिका का निर्माण होता है। पुंगनु के अंदर एक नर केंद्रक होगा और आपके अंड कोशिका के अंदर एक मादा केंद्रक होगा। क्लियर? सबसे पहले क्या होगा इनके अंदर बेटा, ये आपस में कोशिकाएं मिलेंगी, यानी प्लाज्मोगेमी होगी। तो सबसे पहले तो इनकी सेल मिलेंगी जिनमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, फिर आगे चल के हम देखेंगे कि उनका न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं क्या बता देता हूँ कि सबसे पहले जो पुंधानी है, ये पुंधानी एक नलिका के रूप में इस तरह से कवक जाल के ऊपर ये पुंधानी बनी, ये बन रही है। तो एक नलिका के रूप में वृद्धि करती है, और नलिका के रूप में वृद्धि करती है तो वो नलिका के द्वारा अंडधानी में प्रवेश कर जाती है। कर गई अंडधानी में प्रवेश। अब अंडधानी के अंदर जब प्रवेश करेगी तो इसमें ये नर केंद्रक है या नहीं, ये नर केंद्रक उस अंडधानी के अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। जब अंडधानी के अंदर ये प्रवेश करेगा तो इस अंडधानी का केंद्रक और इस पुंधानी का केंद्रक जो होगा, पुंगनु का जो केंद्रक होगा, वो आपस में मिलेंगे, यानी कैरियोगेमी होगी 2n। इस तरह से कोशिकाएं बन गई। फिर उसके अंदर बेटा क्या होगा, आप लोगों के क्या होगा कि फ्यूज होने से जो रचना बनेगी उसको जाइगोट, द्विगुणित युग्मनज कहते हैं, और या ऊ-स्पोर्स बोलते हैं। यहाँ पर कवकों में उसे जाइगोट की बजाय ज़्यादातर यूज किया जाता है ऊ-स्पोर्स। और जो ऊ-स्पोर्स बनेंगे आप लोगों के बेटा, अब इनके अंदर हम लोग कह रहे हैं अब मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अब स्पोर्स का निर्माण हो जाएगा, बीजाणुओं का निर्माण होगा, और वो बीजाणु वापस से फिर क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे, अंकुरित होंगे, जिससे नए कवक जाल का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से गैमेटेंजियल कांटेक्ट के द्वारा, युग्मकीय संपर्क के द्वारा कि पुंधानी और अंडधानी आपस में एक निषेचन नलिका के द्वारा संपर्क में आती है और लैंगिक जनन की क्रिया को पूरा करती है। क्लियर? वही तीन कंसेप्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो तीन अवस्थाएं हैं कि एक तो क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, दोनों कोशिकाएं आपस में मिल रही हैं, मिलन हो रहा है पुंधानी का और अंडधानी का, मिलने की तुम कोशिश करना, बाधा कभी ना करना। लेकिन ये बाधा भी करेंगे, है ना। यहाँ बाधा भी हो रहा है कि क्या हो रहा है कि मिलने के बाद हम जाइगोट या ऊ स्पोर का डेवलपमेंट करेंगे, उनसे स्पोर बनेंगे, वो जर्मिनेट होंगे और उनसे नई माइसीलियम का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से ये लैंगिक जनन की क्रिया क्या होगी बेटा, संपन्न होती है। क्लियर बेटा? आगे बढ़ें। आगे हम लोग नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड डिस्कस करते हैं, और वो अगली विधि आएगी आपके गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन के द्वारा। गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन के द्वारा। गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन के द्वारा बेटा कैसे होगी कि अभी तक हम लोगों ने कांटेक्ट में तो देखा था एक ही कवक जाल के ऊपर गैमेटेंजिया बनते हैं। इस लैंगिक जनन की विधि के अंदर दो अलग अलग कवक जालों के ऊपर गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? लेकिन यहाँ निषेचन नलिका नहीं बनती है। लेकिन यहाँ क्या होगी बेटा, निषेचन नलिका नहीं होगी। यहाँ पर जो कवक जाल होगा, कवक तंतु होगा, वो फूल जाएगा। वो क्या होगा, फूलेगा। वो क्या होगा बेटा, फूलेगा। माइसीलियम का जो शीर्ष भाग है वो आगे फूलेगा। अब फूलेगा तो सबसे पहले मैं ये क्या कर रहा हूँ बेटा, इस तरह से है, ये आप लोगों के क्या है, माइसीलियम है। इस तरह से माइसीलियम है। इस माइसीलियम में मैं ये बात कर दी कि आगे क्या होगा, इसका भाग शीर्ष भाग आगे से इस तरह से क्या होता है, फूल जाता है। इस तरह से फूल गया, और इधर से इसका भी ये फूल गया।
सॉरी, इस तरह से बेटा फूल गया। अब इसके अंदर जो गैमेटेंजिया ये बनी है फूलकर, ये जो गैमेटेंजियाएं बनी हैं, इन गैमेटेंजियाओं के अंदर अनेक अगुणित केंद्रक होते हैं। ये अनेक अगुणित केंद्रक होते हैं। फिर ये आपस में, फिर ये गैमेटेंजिया बेटा क्या आएंगी, कांटेक्ट में आएंगी। ये आपस में मिल गई, फ्यूज हो गई। तो इस तरह से हम लोग क्या बता दें, आगे क्या हो जाएगा इनका, इस तरह से क्या हो जाता है, इन गैमेटेंजियाओं का फ्यूजन हो जाता है। इस तरह से फ्यूज हो गई बेटा। अब ये फ्यूज हो गई तो फिर इनके न्यूक्लियस भी तो फ्यूज होंगे ना। पहले तो ये प्लाज्मोगेमी हो गई, आपस में कोशिकाएं मिल गई, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज फर्स्ट अपन लोगों ने बात की थी प्लाज्मोगेमी, तो ये तो प्लाज्मोगेमी हो गई। अब इनके न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज होंगे, तो कुछ न्यूक्लियस आपस में इस तरह से फ्यूज हो जाते हैं। यदि हम लोग देखें इसके अंदर ना, रफ आप लोगों के यहाँ हम लोग समझ रहे हैं डायग्रामेटिक, इस तरह से हम लोग बेटा बात कर रहे हैं। तो इनके न्यूक्लियस आपस में, कुछ न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो ये कैरियोगेमी हो गई। इससे फिर आप लोगों के इस तरह की ये कंडीशन, एक डाइकैरियोन अवस्था बन जाएगी, जिसे जाइगोट बोल देंगे बेटा, या जिन्हें जू स्पोर्स बोल देते हैं। अब इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे स्पोर्स का निर्माण होगा, और वो स्पोर्स फिर अंकुरित होंगे, और अंकुरित होकर वही कवक जाल का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से ये गैमेटेंजियल पॉपुलेशन है। यहाँ पर बस केवल एक डिफ्रेंसिएशन मेनली क्या है, वहाँ एक निषेचन नलिका बनती थी, पुंधानी एक नलिका के रूप में अंडधानी के अंदर प्रवेश करती थी। लेकिन यहाँ पर दोनों गैमेटेंजियाएं, पुंधानी और जो अंडधानी बनी हैं, ये आपस में एक दूसरे के संपर्क में सीधे आती है बेटा, बिना निषेचन नलिका के द्वारा। यहाँ पर ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। क्लियर। और इस प्रकार का जो जनन होगा वो जाइगोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य जैसे म्यूकस और राइजोपस के अंदर इसी तरह से लैंगिक जनन की क्रिया क्या होती है बेटा, पूर्ण होती है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने जो कवक हैं उन कवकों के अंदर लैंगिक जनन और देखे अवर, तो कवकों के अंदर 3 विधियों के द्वारा जनन, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को 1 बाय 1 हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई होप कि आपके टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड बाय।